नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा कि आज कल आप देख रहे हैं कि एक अजीब सा एक माहौल है और सरकार की जो अग्निपथ योजना है सेना में भर्ती के लिए, उसको लेकर बहुत ही एक कह सकते हैं तनावपूर्ण माहौल है। और तस्वीरें जिस तरह की आ रही हैं, हमने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देखी कि बिहार के लखीसराय, उसके अलावा समस्तीपुर, फिर उत्तर प्रदेश के बलिया, और उसके बाद में आज सुन रहा था कि अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक थाने को भी फूंक दिया गया है। एक अराजकता की स्थिति है इस भर्ती की आड़ में। आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों है ऐसा? क्या सरकार की इसे समझाने में किसी तरह की कोई खामी रह गई है? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी डॉक्टर गुलरेज शेख। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप कई चैनलों में बैठ चुके हैं और आपने काफी बातें कही भी हैं। और आपने एक बात और भी कही, मैंने आपके यूट्यूब चैनल पर देखा था कि जिन राज्यों में गैर भाजपा सरकारें हैं वहां ये ज्यादा देखा जा रहा है, इस तरह का जो तनावपूर्ण माहौल है। वैसे आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैंने ये ही नहीं कहा था पांडे जी, मैंने ये भी कहा था कि आप हिंदुस्तान का पॉलिटिकल नक्शा ड्रॉ करें। वो जब आप नक्शा ड्रॉ करेंगे तो आप पाएंगे कि जिन राज्यों में या तो विपक्ष की सरकार है, जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो तेलंगाना हो, जो हैदराबाद में हमने देखा जो होते हुए सिकंदराबाद के जो रेलवे स्टेशन पर, या फिर जहां पर जो विपक्ष है वो स्ट्रांग है, जैसे हरियाणा में विपक्ष स्ट्रांग है, डेफिनेटली कांग्रेस स्ट्रांग है वहां पर, चाहे ऑपोजिशन में हो। बिहार में जो है राजद जो है वो स्ट्रांग है। उत्तर प्रदेश को आप देखें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी स्ट्रांग है। तो जिन प्रांतों में या तो विपक्ष की सरकार है या वहां विपक्ष जो है वो स्ट्रांग है, तो वहीं पर उग्र आंदोलन हो रहे हैं। इस प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं जहां आगजनी देखी जाएगी, जहां किसी के घर पर आक्रमण कर दिया गया हो, जहां पर लूटपाट की गई हो, रेलवे का पैसा 3 लाख रुपए चुरा लिया गया हो, रेल के डिब्बे जला दिए हो, थाने में आग लगा दी हो। इस प्रकार के जो काम होते हैं वो ऐसे ही राज्यों में क्यों हुए हैं? तो इससे आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक जो है वो बू आती है, सियासत की बू आती है। वरना ये स्कीम जो योजना है ये तो पैन इंडिया है, पूरे हिंदुस्तान के छात्र छात्राओं के लिए है, पूरे हिंदुस्तान के उन बच्चों के लिए हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं। तो उन्हीं राज्यों से ऐसी प्रतिक्रियाएं क्यों आती हैं, ये एक वाजिब सवाल उठता है। और मैं तो गवर्नमेंट से भी कहता हूं कि इसकी जांच होना चाहिए बाकायदा कमेटी बनाकर। जी डॉक्टर साहब, एक मेरे पास एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया है। हालांकि इस तरह के मैसेज काफी सर्कुलेट होते रहते हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। पहला है कि मुस्लिम्स डिड नॉट अंडरस्टैंड CAA। ठीक। सेकंड, फार्मर्स डिड नॉट अंडरस्टैंड एग्रीकल्चरल लॉ। मर्चेंट्स डिड नॉट अंडरस्टैंड GST। इकोनॉमिस्ट्स डिड नॉट अंडरस्टैंड डिमोनेटाइजेशन। यंग अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स डिड नॉट अंडरस्टैंड अग्निवीर। ये क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि बगैर सोचे समझे और आनन फानन में एक आपने लाके रख दिया। देश की सुरक्षा का सवाल है। हम चीन और पाकिस्तान जैसे लोगों से घिरे हुए, खासतौर से चाइना की ओर से ज्यादा एग्रेशन रहता है। भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है। फिर हम ये अमेरिका और रूस और उसके अलावा ये इसराइल, इन देशों की नकल, चाइना की नकल क्यों कर रहे हैं? देखिए, यूक्रेन में मिसाल के तौर पर मैं बताता हूं, आपको तो पता ही है कि रूस के पास सारे अच्छे हथियार हैं, उन्नत किस्म के हथियार हैं। उसके बावजूद रूस वहां फंस गया, लड़ाई नहीं जीत पाया। यूक्रेन का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो वो 4 साल की जो ट्रेनिंग होती है ना, ये उस पर भी तो एक सवाल है ना। हमारी फौज तो बहुत बेहतरीन फौज है हिंदुस्तान की, उसने तो जंगें लड़ी हैं। कहाँ हम इन लोगों की नकल करने लग गए? देखिए पांडे जी, आप जहां तक यूक्रेन की बात कर रहे हैं, आप उन खबरों के हिसाब से बात कर रहे हैं जो पश्चिमी मीडिया आपको दिखाना चाह रहा है। यूक्रेन का 30% हिस्सा आज के समय लगभग लगभग रशिया के कब्जे में है। अब जाकर चाहे वो CNN हो, चाहे वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो या वॉशिंगटन पोस्ट हो, वो ये मानने लगे हैं कि रशिया गेन कर रहा है। फिर आप ये क्यों नहीं समझते
कि रशिया वहां पर यूक्रेन से तो लड़ ही नहीं रहा है, वो पूरे नेटो से लड़ रहा है अघोषित रूप से। तो ये जो वॉर है ना, इसका आप कंपैरिजन मत करें, दिस इज बिटवीन रशिया एंड नेटो। तो अगर नेटो के इतने 27 इतने सारे कंट्रीज से वो लड़ रहा है, जिसपे अमेरिका प्रधान बैठा है, तो समय तो लगेगा, संसाधन भी लगेंगे। उन्नत विकसित वेपन्स वहां से भी आ रहे हैं, खूब वेपन शिप किया गया है, 40 अरब डॉलर का हो चुका है, अभी और करने की बात हो रही है। तो रशिया ने डेफिनेटली गेन किया है, और इससे कोई दो राय नहीं है। जहां तक बात है कि हम दूसरों से क्यों सीखे, मत सीखिए आप दूसरों से। देखिए, हमारे देश में एक कारगिल कमेटी बनाई गई थी, वो कारगिल कमीशन बना था, और कारगिल कमीशन ने ये कहा था कि हमारी जो मिलिट्री की एवरेज एज है वो 32 साल है, इसको कम करना आवश्यक है। क्यों कम करना आवश्यक है? क्योंकि जिस प्रकार की भौगोलिक स्थितियों में भारत की सेना लड़ती है, दुनिया की कोई भी सेना को वहां नहीं लड़ना पड़ता। हम सियाचिन में भी लड़ते हैं, हम लद्दाख में भी लड़ते हैं, हम रेगिस्तान में भी लड़ते हैं। तो हमको युवा ब्लड की आवश्यकता है। फिर थोड़ा सा मैं यदि अभी राजनीतिक चश्मा उतार दूं, और केवल जो मेरा अध्ययन का चश्मा है जियो पॉलिटिक्स और डिफेंस का, उसको पहनकर बात करूं, तो मेरी कई बार इस चीज पर विरोध भी हुआ है, लोगों ने गलत भी लिखा है उसके विषय में। जो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि आगे जो वॉर्स होनी है वो मैन पावर ड्रिवन वॉर नहीं, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन वॉर होनी है। आपको अब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जैसी स्थिति दिखने वाली नहीं है कि पाइल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जो थे वो टनल्स खोद रहे थे और टनल्स में से वॉर हो रही थी। वो सब नहीं दिखेगा आपको आगे चलकर। तो हमको जो है हमारी मिलिट्री को उसके लिए प्रिपेयर करना है, हमको लड़ना है आगे चल के चाइना से। मैं कहता हूं हमेशा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो दशकों बाद भी हमारा कुछ युद्ध करना है तो वो चीन से करना है। चीन को आप देखिए, 2015 में उन्होंने शीशी लॉन्ग के अंडर में मिलिट्री रिफॉर्म शुरू किया। वो मिलिट्री रिफॉर्म क्या थे? उनके मिलिट्री रिफॉर्म्स थे कि जो नंबर्स हो वो ट्रिम हो, और इक्विपमेंट बल्कि हो, टेक्नोलॉजी बीफ्ड अप हो। तो यही मॉडर्न डे वॉर होती है। अब नंबर्स के खेल पे नहीं होती, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। और टेक्नोलॉजी इतनी तेज बदल रही है कि हमको नया ब्लड कांस्टेंट लगता है, क्योंकि आज के समय टेक सेवी और टेक फ्रेंडली जो यूथ है ना, वही मिलिट्री में भी सक्सेसफुल रिजल्ट दे पाता है। आप ये देखिए, अब जितनी ट्रेनिंग हो रही है उसमें वो पहले की तरह नहीं होती, वो सिमुलेटर्स का उपयोग करते हैं। वो जितने भी नेटवर्क से पूरा का पूरा हमारे मिलिट्री जो है वो नेटवर्क सेंट्रिक हो चुकी है, वॉर्स जो है वो नेटवर्क सेंट्रिक हो चुकी है। नए नए डायमेंशंस, पहले तो 3 ही डायमेंशन थे, आर्मी नेवी एयरफोर्स, अब बहुत सारे और जुड़ चुके हैं। साइबर जुड़ चुका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जुड़ चुका है, डीप वाटर जुड़ चुका है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखकर भारत की सेना में रिफॉर्म्स की आवश्यकता थी, और भारत की सरकार रिफॉर्म्स की तरफ अग्रसर है। अब कोई बोलता है कि हमको रिफॉर्म नहीं करना भाई साहब, तो फिर वो पिछले सदी की तो जंगें आगे होंगी नहीं। दूसरी चीज, यदि यूथ के हिसाब से मैं बात करूं, तो यूथ के लिए तो ये बहुत अच्छा अवसर है, स्वर्णिम अवसर है। मैं तो मिस करता हूँ कि जब मैं 16-17 साल की आयु में था तब ऐसी योजना क्यों नहीं आई, बना मैं भी अपना कुछ देता देश के लिए और सेना के लिए, और वर्दी पहनता मैं भी, और फिर आज कह सकता था कि मैं मिलिट्री में अपनी सर्विस कर चुका हूं। तो इस यदि 4 साल की आप ट्रेनिंग देखें तो बड़ी प्रोफेशनल जीवन जीता है व्यक्ति फौज के अंदर। और उसके बाद जब वो फौज से बाहर निकलता है तो एक तो उसके पास मिलिट्री में सर्व करने का सर्टिफिकेट लेके निकलता है, बहुत सारी स्किल्स सीख के निकलता है, बहुत ऑर्गेनाइज बंदा होता है। यदि हम पैसे की बात करें तो लगभग लगभग 25 लाख रुपए उसके पास आ जाते हैं 4 वर्षों में, क्योंकि उसको कोई खर्चा नहीं होता, उसका खाना पीना रहना वो सब चीजें वहां पर सरकार उठाती है। जब वो फौज की नौकरी करता है, और उसको एग्जिट अमाउंट भी जो मिल रहा है लगभग 12.25 लाख रुपए का मिल रहा है। तो वो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है बिना कोई लोन लिए। और आपकी बताइए ना कि जिस आयु में लोग पान की और सिगरेट की दुकान के ऊपर खड़े होकर अपना समय वेस्ट करते हैं, वो बच्चा 25 लाख भी कमा रहा है, मिलिट्री की ट्रेनिंग भी दे रहा है, हॉर्निंग ऑफ पर्सनैलिटी भी करवा रहा है, और वो कहीं भी मल्टीनेशनल में एब्जॉर्ब हो जाता है आके आके। वो उनमें से भी 4 में से एक तो मिलिट्री में एब्जॉर्ब होता है,
जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। देखिए, भारत की फौज को बेस्ट ऑफ द बेस्ट की ही जरूरत है। अगर हमको चीन से लड़ना है तो हमको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही चाहिए। और अब वो जमाने गए कि ठीक है, एक बार सरकारी नौकरी लग गई, कुछ करो मत करो, आप रिटायर हो गए और उसके बाद पेंशन प्राप्त करते रहोगे। नहीं, 24 कैरेट का गोल्ड जो होगा वो ही भारत की मिलिट्री को ड्राइव कर पाएगा अगेंस्ट चाइना के खतरे के। इस चीज को हमको किसी को नहीं भूलना चाहिए। फिर आप ये भी बताइए ना कि आपने अपना इतने जीवन के साल जर्नलिज्म में बिताए, टीवी जर्नलिज्म से भी जुड़े, आपके अंडर में जो बच्चे काम करते थे, जो हमारी एज के और हमसे छोटी एज ग्रुप के होते हैं, क्या उनके नजदीक जो स्टेबिलिटी लाइफ की होती है वो आजीवन एक ही नौकरी करने में होती है? वो चेंज करते हैं, वो चेंज करते हैं, 3-4 साल एक जगह काम किया, फिर दूसरा उससे ज्यादा अच्छा जॉब पिकअप करते हैं, जहाँ पे उनको ज्यादा प्रमोशन मिलता है। उसके बाद 4-5 साल बाद वो उससे ऊपर की जॉब को प्रेफर करते हैं। और अलग अलग प्रकार के कार्य करना आज के जमाने में आदमी पसंद करता है, युवा पसंद करता है। वो एक जगह है, जीवन भर एक ही काम करना पसंद नहीं करता। और उसमें क्या होता है, उसकी जो पर्सनैलिटी है उसका बेस्ट आउटकम आता है। तो ये युवा देश को सिक्योरिटी भी देगा 4 वर्ष बाद में भी, जरूरत पड़ने पर उसको बुलाया जा सकता है देश पर कभी विपदा आए तो। साथ ही साथ जीडीपी को भी वो कुछ ना कुछ अपनी तरफ से जीडीपी में इनपुट देगा, क्योंकि ये एक अच्छे नागरिक की तरह, एक प्रोफेशनल नागरिक की तरह भारत की जीडीपी को विकसित करेगा। तो ये ओवरऑल आप उठाकर देखें बहुत अच्छी योजना है। जी डॉक्टर साहब, लेकिन एक बात बताइए, इस पूरे मुद्दे पर मैं रिटायर्ड आर्मी के जो अफसर हैं उनकी भी सुन रहा था बातचीत, क्योंकि वो भी दो खांचों में बटे हुए हैं। एक पक्ष कहता है कि ये स्कीम फौज को कमजोर करेगी, और एक कहता है कि ये बहुत अच्छी है। तो अगर ये इतनी अच्छी स्कीम है तो फिर ये विरोध क्यों हो रहा है? इसके पीछे आपको क्या लगता है? आप कह रहे हैं पैसा भी मिलेगा, उनको बाद में नौकरी भी मिलेगी, 25% जो अच्छे, जो बेस्ट परफॉर्मर होंगे उनको परमानेंट भी किया जाएगा। लेकिन फिर सवाल उठता है कि जो बाकी है उनका क्या होगा? तो इस क्या पूरा होमवर्क किया गया इसके लिए? क्योंकि आप तो लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, पूरा होमवर्क किया गया? आखिर ये विरोध हो क्यों रहा? जब इतनी अच्छी स्कीम है तो फिर इसका इतने इस पैमाने पर जो विरोध हो रहा है, इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं होमवर्क की बात करूं पांडे जी, तो कारगिल कमीशन से लेकर सब्सिक्वेंट जितनी भी गवर्नमेंट, डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स, चाहे वो बीजेपी के प्रधानमंत्री हो, मनमोहन सिंह जी हो, कोई भी हो, या 8 साल का जो मोदी गवर्नमेंट का टेन्योर रहा, उसमें होमवर्क यही तो हुआ है। उसके बाद ही ये सब योजनाएं लाई गई हैं। अब ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आप ये बताइए कि जो बच्चा आर्मी, जिसको सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, उसको ज्वाइन करना जो व्यक्ति चाहता है, जिसके मंसूबे हैं कि फौज की वर्दी पहनना, क्या आपको लगता है कि वो किसी रेलवे स्टेशन से पैसा चुराएगा, या किसी कोच को आग लगाएगा, या किसी के घर पर आक्रमण कर देगा? तो ऐसे लोगों को तो सबसे पहली बात तो फौज में होना ही नहीं चाहिए। मैं तो सरकार से निवेदन करता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से या सीसीटीवी के माध्यम से इनकी शिनाख्त की जाए और आजीवन इनके ऊपर बैन लगाया जाए, ना केवल फौज में जाने से बल्कि कोई भी सरकारी नौकरी उठाने से। और इसको साफ साफ लगता है कि ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ज्यादा हैं, जो बहरूपीय बन के हमारे सामने युवा बन के आ रहे हैं। जी ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन ये जो वाकई जो विरोध हो रहा है, ये बड़ा ही एक तरह से हिंसक विरोध है, और कई जगह तोड़फोड़ हुई है, और एक व्यक्ति की सुना है कि इसमें मौत भी हुई है। तो जी जी, और लेकिन अब ये है कि भारत की जो छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्या आपको नहीं लगता कि पहले अभी जो नूपुर शर्मा को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद जो कुछ फॉरेन यानी विदेशी अखबारों में छपा, भारत पर एक फोकस गया, कतर जैसे लोग, कतर जैसे जो देश है वो बोलने लगे, कुवैत बोलने लगा, पाकिस्तान उछलने लगा, उसने कह दिया कि हम आपके राजनयिक को बाहर निकालेंगे, इस तरह का माहौल बनने लगा। आपको नहीं लगता है कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, सरकार ने क्या कोई ये फैसला करके, आपको नहीं लगता कि इससे कोई हमारी छवि को डेंट पहुंच रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर?
देखिए, जब भी आगजनी होगी, इस प्रकार की चीज़ें होंगी तो भारत की इमेज खराब होती है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, कोई दो राय नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इवन यदि विपक्ष साफ-सुथरा है, तो जिस प्रकार से हरियाणा ने, उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने या असम ने ये डिक्लेयर किया कि हमारे यहाँ पुलिस की या दूसरी गवर्नमेंट की जो भर्तियाँ होंगी, उसमें तरजीह दी जाएगी इन बच्चों को। इसी प्रकार से भिन्न-भिन्न नौकरियों में जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, गृह मंत्रालय ने भी इस चीज का डिक्लेरेशन किया। तो विपक्ष का कोई भी राज्य क्यों नहीं करता है ऐसे डिक्लेरेशन? क्यों नहीं करते हैं इसमें गहलोत साहब? क्यों नहीं करती छत्तीसगढ़ की सरकार? क्यों नहीं करते हैं आम आदमी पार्टी? ये एक बड़ा वाजिब सवाल है कि ये आग में घी डालना चाहते हैं या इसमें पूरी तरह से संलिप्त है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमसे बातचीत की। वैसे अब तो स्टेटमेंट था राजनाथ सिंह का, जो हमारे गृह मंत्री है, माफ कीजिए रक्षा मंत्री है, उन्होंने कहा है कि अब आयु सीमा बढ़ा दी गई है शायद 23 देखिए, ये आयु सीमा जो विषय है जी, ये जो आयु सीमा है 2 साल जो बढ़ाई है, ये वन टाइम प्रोसीजर है और वो इसलिए है क्योंकि कोविड-19 के कारण जिन बच्चों के 2 साल लैप्स हो गए रिक्रूटमेंट में, जो फौज में आना चाहते थे, तो उनको कंपनसेट करने के लिए वन टाइम मेजर है। ठीक है, तो बेहतर होता है कि सरकार इस मामले को बहुत ही संजीदा तरीके से लेती और ये मामला जल्दी सुलझेगा और जो नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं, गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, थोड़ा इंटरप्ट करूंगा मैं आपको, थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। इस देश में मैं हमेशा कहता आया हूँ कि जुडिशियल रिफॉर्म्स, मिलिट्री रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। जब सरकार ने जुडिशियल रिफॉर्म्स करने की कोशिश की थी तो आपको पता है क्या हुआ था। अब जब मिलिट्री रिफॉर्म्स कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? तो रिफॉर्म्स होने दो। इस देश को आगे बढ़ना है तो इस देश को रिफॉर्म लाना होगा। यदि 1991 के रिफॉर्म्स, एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं आते तो आज हम अर्थव्यवस्था में कहाँ गड्ढे में बैठे होते। तो रिफॉर्म्स होना आवश्यक है, इसमें बाधक नहीं बने कोई भी। चलिए, वक्त बताएगा। अभी तो ये प्रक्रिया शुरू हो रही है भर्ती की इस स्कीम के तहत। आगे इसके क्या रिजल्ट होते हैं ये भी देखने। और अभी मैं एक बात और कहता हूँ भाई साहब, ये जो मैं कह रहा हूँ कि इसमें राजनीति की वो आती है, इस चीज की पोल कब खुलेगी? जब भर्ती शुरू होंगी और जितनी बड़ी संख्या में बच्चे आएंगे भर्ती के लिए, मालूम पड़ जाएगा कि विरोध नहीं था, ये पॉलिटिकल विरोध था। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बातचीत की। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।